बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले सारे लेसन जो आपने सुन लिए होंगे और तमाम टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट, अगर गुज़श्ता लेक्चर में किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप दोबारा भी रेज कर सकते हैं। ये नहीं कि वो लेक्चर जो गुजर गया है तो आप उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते। एनी टाइम आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम। सो आज हम कल हम देखा था कि लूप की तीन इकसाम होती हैं। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। अब क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है तो स्मार्ट सिलेबस में हमने कल जो पढ़ा था वाइल लूप एक वो शामिल है। डू वाइल को जो है वो कोर्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। और अब हम जो पढ़ेंगे फॉर लूप, जो कि लूप की तीसरी किस्म होती है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। प्रोग्रामर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसमें कोडिंग करना आसान होता है, इस वजह से इस लूप को प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। लेकिन दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, कल हमने जो लूप पढ़ा था उसका नाम था वाइल लूप और वो किस सूरत में इस्तेमाल होता था? जब आपको ये पता है कि कोई काम किसी कंडीशन के तहत आपने करना है तो तब आप कौन से लूप को प्रेफर करेंगे? वाइल लूप। लेकिन अगर आपको ये पहले से पता है कि आपने कितने आइट्रेशन करने हैं, 2 आइट्रेशन करने हैं, 10 आइट्रेशन करने हैं या 50 आइट्रेशन करने हैं, अगर ये आपको पहले से मालूम है, नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर आपको पहले से मालूम है, तो फिर आज जो हम लूप पढ़ेंगे उस लूप का आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो लूप है वो फॉर लूप है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। पेज नंबर 197 से हमारा ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, विच इज कॉल्ड फॉर लूप। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या बल्कि कंप्लीट इस लूप को हम जो पढ़ेंगे। फॉर लूप, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। मैं स्क्रीन को रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये यहाँ से वर्ड जो मिसिंग है, मिस प्रिंट हुई हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं किसी एक लाइन को। द फॉर स्टेटमेंट कहता है इज एन अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लूप इन द सी। यानी लूप जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर तीन स्टेटमेंट्स की मदद से लगाया जा सकता है। एक जो हमने कल पढ़ी वाइल, और एक जो ड्रॉप की गई है डू वाइल, और एक आज हम जो तीसरी किस्म पढ़ रहे हैं फॉर स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट क्यों इस्तेमाल होती हैं? लूप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी। यानी ये तीनों क्या है? स्टेटमेंट्स हैं। वाइल, डू वाइल और फॉर, दीज आर स्टेटमेंट। जैसे प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है, स्कैन एफ, क्लियर स्क्रीन, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह ये फॉर, डू वाइल और वाइल भी स्टेटमेंट्स हैं। ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? जैसे जो प्रिंट एफ है वो क्यों इस्तेमाल होता है स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोई स्टेटमेंट जो प्रिंट करने के लिए। तो इसी तरह फॉर जो है वो लूप को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको मुख्तलिफ हालतों में हम देखेंगे इसको यूज कैसे किया जाता है। मोस्ट प्रोग्रामर प्रेफर्स फॉर द फॉर स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द लूप। यानी जब भी प्रोग्रामर को लूप लगाने की जरूरत पड़ती है तो लूप के लिए प्रोग्रामर ना तो वाइल और डू वाइल को इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता है, वो फॉर लूप को इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि उसको इस्तेमाल करना आसान है। द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप इज एज फॉलोज। देखिए जी स्टूडेंट, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर कल भी आपको बताया था कि किसी चीज को लिखने के तरीके को कहा जाता है। ठीक है जी। तो कल हमने देखा था कि वाइल लूप का जो है जो था सिंटैक्स वो क्या था कि आपने इनिशियलाइजेशन करनी होती है, उसके बाद आपने वाइल लिखना होता है, वाइल के अंदर कंडीशन लिखनी है, और फिर बॉडी के अंदर आके स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के आखिर में जाके आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी होती है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिए जाऊंगा, वहां पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिख के दिखाना चाहूंगा कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट, फॉर लूप को लिखने के दो तरीके हैं। एक उसका अपना स्टैंडर्ड तरीका और दूसरा स्टैंडर्ड से हटके आप उसको अदर वे भी कह सकते हैं। तो पहले हम जो स्टैंडर्ड वे है या उसका जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वो लिखेंगे। सिंटैक्स ऑफ फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट की स्टैंडर्ड क्या है? इसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर रिजर्व वर्ड है, एफ ओ आर, या आपने स्मॉल में लिखने होते हैं। अगर आपने कोई भी चीज कैपिटल में लिख दी तो एरर आएगा। और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी, जो इसकी ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आप करते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आप डालते हैं सेमीकोलन, उसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद सेमीकोलन डाल के तीसरे हिस्से में इंक्रीमेंट,
या डिक्रीमेंट की जाती है। और फिर इसकी बॉडी आती है जिसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यानी प्रिंट एफ और दूसरी चीजें। तो ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसको लिखने का। फॉर रिजर्व वर्ड है, ब्रैकेट के अंदर टोटल 3 हिस्से होते हैं और उनके दरमियान में 2 सेमीकोलन होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, फॉर के फौरन बाद आप सेमीकोलन नहीं डाल सकते, डालेंगे तो इसका जो स्कोप है वो इधर ही जो खत्म हो जाएगा, फॉर लूप का स्कोप इधर ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप वाइल के फौरन बाद अगर डालें, वाइल का सिंटैक्स हमने पढ़ा था कि इनिशियलाइजेशन पहले की जाती है, उसके बाद आप रिजर्व वर्ड लिखते हैं वाइल, वाइल की कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन के बाद अगर ये ट्रू हो तो ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। वहां पे आप एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जितनी भी है उनको परफॉर्म करते हैं और आखिर में जाके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म किया जाता है और फिर इसकी बॉडी को क्लोज किया जाता है। अब आ गया फॉर लूप। अब आपके सामने, अब हम चलते हैं बुक के ऊपर जो वापस और देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। बुक वाले ने भी आपको यही चीज जो समझाई है कि जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आप रिजर्व वर्ड लिखते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन आपको पता है किसी वेरिएबल की मदद से होती है जिसको हम लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। उसको आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वो इससे पहले उसको डिक्लेयर करना, यानी ये बताना कि उसकी टाइप क्या और उसका नाम क्या है, फॉर से पहले बताना जरूरी होता है। उसके बाद आप डालते हैं सेमीकोलन, फिर आपने कंडीशन लिखनी है, फिर सेमीकोलन आएगा और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आपने लूप को सीधा चलाना है तो इंक्रीमेंट करेंगे और अगर आपने लूप को उल्टा चलाना है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। और स्टेटमेंट्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो पेज के ऊपर, वो आपको जो क्या बता रहा है इसके बारे में। देयर आर 3 एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन क्या कहते हैं जी, ये पहले भी आपको बताया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जैसे हमने स्विच स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन देखा, इफ का एक्सप्रेशन देखा, तो इस तरह इसके एक्सप्रेशन में 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 कंडीशन और नंबर 3 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट आइटरेशन। कहता है जो इनिशियलाइजेशन का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये सिर्फ एक ही दफा चलता है। ये समझ लें कि एक ट्रिगर का काम करता है, यानी लूप को ऑन करने के लिए ये सिर्फ एक ही दफा चलता है, जो अपनी पहली जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसके साथ ये चल पड़ता है। बाकी फिर लूप इन दो चीजों के दरमियान जो घूमता है, कंडीशन इंक्रीमेंट, कंडीशन इंक्रीमेंट। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है चलता रहता है, जो ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर आके यहाँ आगे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा, वाइल हो या फॉर हो, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही जगह चलती है। तो यही बात उसने यहां भी की है, द इनिशियलाइजेशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इन द फर्स्ट आइटरेशन। आइटरेशन कल भी आपको बताया था कि लूप जितने चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, आइटरेशन। यानी अगर एक लूप 10 चक्कर लगा रहा है तो उसका नंबर ऑफ आइटरेशन कितने होगा, 10। तो उसमें जो पहली आइटरेशन होगी वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन जो करेगा, बाकी इनिशियलाइजेशन का और कोई काम नहीं। देन द लूप कंडीशन इज टेस्ट, यानी पहले इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है जी, फिर लूप चेक होता है। अगर अगर जो है वो लूप ट्रू है तो क्या होगा, आप आ जाएंगे, यानी आप इनिशियलाइजेशन हुई, फिर कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट यानी प्रिंट एफ चलाएंगे, प्रिंट एफ चलाने के बाद आप इंक्रीमेंट करेंगे, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर आप इसमें आ जाएंगे, फिर दोबारा कंडीशन चेक और यूज है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो यही बात उसने कहा है कि इफ is true the statement in the body of the loop, यानी जो आपने प्रिंट एफ लिखा हुआ वो चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन द बॉडी ऑफ द लूप द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी प्रिंट एफ होने के बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी अगर आप इसको देखें तो ये कुछ यूं चलेगा, 1 2 3 4, फिर 4 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यानी अगर हम इनको 1 2 इसको 3 कहें और इसको 4 कहें, क्योंकि ये इस तरह चलता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, फिर 1 वाला जो बार हो जाता है वो जो बार बार नहीं है। तो कहता है कि फॉर द सेकंड आइटरेशन द लूप कंडीशन इज टेस्टेड, इफ इट्स ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस अगेन एंड देन द इंक्रीमेंट इन एक्सप्रेशन evaluated. After the evaluation of the increment expression, the test condition is checked again. If it is true, then the body loop executed again. This process continue, यानी ये बार बार चलता रहेगा तब तक
व्हेन द कंडीशन इज फाउंड टू बी फॉल्स। जो ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी द लूप इज टर्मिनेटेड एंड द कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी इस फॉर के बाद जो आगे लिखा हुआ है वो चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, फॉलो द यूजुअली वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन द इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन। लेट अस रीराइट द प्रोग्राम इन एग्जांपल। अब यही प्रोग्राम जो हमने 1 से लेकर 10 तक जो है वो डिजिट जो प्रिंट किए थे, अब उसी काम को अगर फॉर लूप के साथ करना है तो वो किस तरह करना है ये जरा जो गौर से देखें। उसी तरह उसने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम उसने काउंट रखा है, जब हमने उसका नाम क्या रखा था, आई। फॉर रिजर्व वर्ड है, आई को हमने यहां ऊपर ही पिछले प्रोग्राम में उसने इसके फौरन बाद क्या लिखा था, काउंट इज इक्वल टू 1, यानी काउंट को ऊपर ही इनिशियलाइज जो कर दिया था। ठीक है जी, अब यहां पे इनिशियलाइजेशन इस जगह होगी, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या रख रहा है 1। उसके बाद आगे वो कंडीशन चेक कर रहा है कि जब तक इसकी वैल्यू छोटी होती है या बराबर होती है किसके 10 के, आप क्या करते रहो परसेंटेज डी और काउंट, यानी जो भी काउंट की वैल्यू आई है उसको प्रिंट करते रहो, और साथ ही ये प्लस प्लस का मतलब क्या होता है इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट यही काम मैं आपको सी लैंग्वेज के अंदर जो पहले जो करके दिखाता हूं कि ये काम जो है वो किस तरह परफॉर्म होगा। मैं टर्बो सी ऑन कर रहा हूं और आपके सामने ये प्रोग्राम में फॉर लूप की मदद से लिख के दिखाऊंगा आपको, जो 1 से लेके 10 तक डिजिट्स जो है वो प्रिंट करेगा। पहले तो हम ये करते हैं कि 5 दफा मीरपुर जो प्रिंट करवाते हैं ताकि वो आपको समझ आ जाए, तो फिर ये डिजिट भी जो समझना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो हम पहले एक सादा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि 5 दफा लफ्ज मीरपुर जो प्रिंट करेगा। उसके लिए हम ये हमने वेरिएबल ले लिया, उसने वेरिएबल का नाम जो काउंट रखा है, हमने वेरिएबल का नाम क्या रख लिया, आई रख लिया, और ये क्या है लूप कंट्रोल वेरिएबल है। अब हम लिखते हैं फॉर रिजर्व वर्ड। फॉर को हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसकी इनिशियलाइजेशन हमने पहले करनी होती है कि ये स्टार्ट होगा 1 से, यानी आई की स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या रखी है 1 रखी है। आई जब तक जो है वो छोटा रहता है या बराबर हो जाता है 5 के, तब तक ये लूप चलता रहे और उसमें एक एक की इंक्रीमेंट होती रहे। क्या होती रहे जी, इंक्रीमेंट होती रहे। ठीक है जी, और जब ये लूप चलता रहे तो इसकी बॉडी के अंदर हो क्या, इसकी बॉडी के अंदर पहले वो मीरपुर लिखे और उसके बाद नई लाइन में चला गया। ये हमने इसकी बॉडी के अंदर जो। अब ये काम कैसे करेगा, ये देखिए आई वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। याद रखिएगा अगर आपने यहां पे जे लिख दिया तो ये एरर होगा, क्यों, वेरिएबल जे जो है ऊपर कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो जब तक आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कराते तब तक उसको आप यूज नहीं कर सकते। ये हमने सी का रूल बहुत शुरू में पढ़ लिया था 8वें 9वें चैप्टर में। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे आई ही यूज कर रहे हैं जिसको हमने ऊपर डिक्लेयर भी किया हुआ। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने आई की पहली वैल्यू क्या रखी है 1, सॉरी यहाँ पे आई लेस देन और इक्वल टू 5। अब आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आई की जगह क्या लिखा जाएगा 1। कहता है 1 छोटा होता है या बराबर होता है 5 की, सही कह रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो क्या टाइप कर देगा मीरपुर, स्टिल आई की वैल्यू क्या है 1। अब ये वाला हिस्सा जो चलेगा और 1 में 1 की इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2। अब ये दोबारा यहाँ इनिशियलाइजेशन पे नहीं आएगा बल्कि कंडीशन पे आएगा। अब आई की वैल्यू क्या है 2। ठीक है जी, 2 छोटा होता है 5 से, बराबर तो नहीं होता लेकिन छोटा तो होता है ना, ट्रू हो गया। दूसरी दफा मीरपुर टाइप होगा, फिर ऊपर जाएगा 2 में 1 इंक्रीमेंट होगी तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगली दफा जब ये कंडीशन चेक करेगा तो 3 के लिए मीरपुर टाइप होगा, 3 टाइम हो गया, फिर अगली दफा 4 के लिए, फिर अगली दफा 5 के लिए। 5 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। वो कैसे, देखिए 5 से छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 5वीं दफा मीरपुर प्रिंट होगा। अगली दफा जब इंक्रीमेंट होके आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 ना तो छोटा होता है और ना बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, अब मीरपुर टाइप नहीं होगा बल्कि ये लूप टूट जाएगा और आपका कंट्रोल यहाँ पे गेट सी एच के ऊपर आ जाएगा। समझ आ गई चीज। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये 5 दफा, ये देखें 1 2 3 4 और 5 दफा जो है वो मीरपुर लफ्ज जो है वो टाइप हो गया। आप 5 दफा स्टैटिक भी जो प्रिंट करा सकते हैं। कोई आपको कहता है जी 5 दफा स्टैटिक जो प्रिंट करें, तो ये एक किस्म का डिब्बा सा बन जाएगा जिसे हम चौकोर कहते हैं, वो जो बन जाएगा। क्योंकि ये 5 लाइनें बनेगी तो 5 ही उसमें मैंने स्टैटिक डालें, तो ये देखिएगा क्या चीज है बनती है। तो ये देखें इस तरह का एक बॉक्स जो है वो बन गया। ठीक है जी,
अब आते हैं गिनती की तरफ। अब हमने गिनती जो प्रिंट करनी, तो गिनती अगर हम इसमें 1 लिख दें तो हर दफा जो 1 ही आएगा, यानी 5 दफा 1 लिखा हुआ आ जाएगा। हमने तो 1 से लेके 10 तक जो गिनती लिखनी है। पहला तो ये, अगर आपने 10 तक करनी है तो फिर आपकी आखिरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है जी। अब गिनती आएगी कैसे, ये देखें, ये 1 2 3 जो किस में आ रहे हैं, आई में आ रहे हैं। आई एक वेरिएबल है, तो हम उसकी वैल्यू को अगर जो बार बार जो प्रिंट करवा दें, परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी जो किस में से वैल्यू उठाएगा, आई के अंदर से। किससे उसने वैल्यू उठाई, आई से। अब आई की पहली वैल्यू क्या आएगी, 5, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 10 भी आएगा इसमें क्योंकि हमने इक्वल भी डाला हुआ। जब 11 आएगा तो फिर ये लूप जो टूटेगा। तो यूं 1 से लेके 10 तक बैक स्लैश एन किया ताकि नीचे जो लिखे, अगर नीचे नहीं लिखता तो ये सीधा जो लिख देगा। कंट्रोल प्लस F9 में 1 से लेके 10 तक जो है वो डिजिट वो प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। अब अगर आप ब्लैक स्लैश एन नहीं डालते तो फिर ये सीधा एक ही लाइन में लिख देगा हॉरिजॉन्टली। तो ये देखा आपने 1 से 10 तक उसने जो है वो लिख दिया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहां से एक और भी चीज आप कर सकते हैं कि आप टेबल जो प्रिंट करवा सकते हैं। क्या प्रिंट करवा सकते हैं, टेबल। टेबल के लिए हम क्या कहते हैं जी, 5 का टेबल, या अगर आप यूजर से वैल्यू लेते हैं, ठीक है जी, तो हम पहले 5 का टेबल ही प्रिंट करवाते हैं, स्टैटिक करते हैं इसको। 5 को उसके साथ हमने लिखा जी जरब, जरब के लिए मैंने एक्स लिख दिया, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब यहां तक तो एज इट इज जो लिखा हुआ आएगा। यहां पे आप क्या चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है, 5 ज़रब 1, 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 3। तो पहला परसेंटेज डी आई से वैल्यू उठाएगा। दूसरा परसेंटेज डी क्या करेगा कि जो भी आई आ रहा है उसको 5 के साथ जो जरब जो करके देगा, 5 स्टेरिक आई। अब ये क्या होगा, पहले परसेंटेज में जब पहली दफा आएगा तो यहां क्या लिखा हुआ आएगा, 1। आई की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 1। इसकी जगह क्या लिखा आएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहां पे जब इस सेकंड टाइम आएगा तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, यहां 2 लिखा जाएगा, और यहां पे क्या होगा, 5 ज़रब 2 करके जो जवाब आएगा 10 वो इसको देगा। अब इसको नई लाइन में लेके जाते हैं बैक स्लैश एन के जरिए। अब ये आपका टेबल भी जो बन गया, ये देखिएगा, 5 का टेबल जो 10 तक जो प्रिंट होगा, ये देखा आपने। अब अगर वो कहता है कि इसको 7 का बना दे तो आपने जस्ट यहां पे तब्दीली करनी है। तो लूप ने आपका बहुत ही काम आसान बना दिया, सिर्फ आपने ये परसेंटेज डी वाले को ध्यान से जो सीखना है। अब ये फॉर लूप को लगाने का एक तरीका हमने सीखा जो कि स्टैंडर्ड वे है। अब अगर कोई कहता है इसको उल्टा चलाएं, यानी आप ये पहाड़ा ना लिखें, बल्कि आप क्या करेंगे, वैल्यूज को उल्टा जो चला दें हमारे लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, कंडीशन में सिर्फ जो तब्दीली होगी, पहले हम कंडीशन को तब्दील करते हैं कि अब लूप जो है वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा 10, यानी उसको आप 10 से स्टार्ट करेंगे और कहां पे लेके आएंगे, 1 तक, यानी आप चाहते हैं। और ये कंडीशन उलट हो जाएगी, पहले आई छोटा रह रहा था, अब हम कहेंगे जब तक आई बड़ा रहता है या बराबर होता है 1 के। अब क्योंकि उल्टा आ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, और यहां पे आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। आई की वैल्यू के लिए हम परसेंटेज डी लिख रहे हैं, और ये आई हमने प्रिंट करवाई। अब देखिएगा उल्टी वैल्यू 10 से लेके 1 तक जो लिखी जाएगी। तो ये आपने देखा 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3, ये नीचे वाली लाइन में इसलिए नहीं आया कि हमने बैक स्लैश एन उसमें लगाया हुआ नहीं है। अगर हम बैक स्लैश एन लगाते तो ये नीचे वाली लाइनों में लिखा हुआ था। अब स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये लूप को लिखने का एक तरीका है, फॉर लूप को लिखने का एक तरीका है। अब फॉर लूप को लिखने का दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं, वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे जो वापस जो चलेंगे अपने ऑप्शंस के अंदर, ये होगी जिसमें आपने 1 से लेके 10 तक वो गिनती प्रिंट करनी। देयर आर 3 एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप। कहता है फॉर लूप के अंदर 3 चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देयर आर 3 एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इनके दरमियान में आपने क्या डालना है, सेमीकोलन। 2 सेमीकोलन होते हैं फॉर लूप के अंदर, तीसरा लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, और फॉर के फौरन बाद ये आपने लूप
नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो लूप का स्कोप इधर ही खत्म हो जाएगा, फिर लूप लगाना और ना लगाना एक ही होगा, एक ही बात होगी, एरर तो उससे नहीं आएगा। यानी आप फॉर के फौरन बाद ब्रैकेटों के बाद अगर यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं तो एरर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर ऐसे ही हो जाएगा कि आपने लूप लगाया और नहीं लगाया। टू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसमें जो दो एक्सप्रेशन है, एक इनिशियलाइजेशन और एक इंक्रीमेंट, इनको किसी और जगह भी लिखा जा सकता है, ये दोनों ऑप्शनल हैं। इनको आप यहां भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो है इसको आप यहां भी लिख सकते हैं और कहीं और जगह भी लिख सकते हैं। वो और वाली जगह कौन सी वो आपको बताता हूं। वी मे ओमिट दिस एक्सप्रेशन इन दिस केस द फॉर लूप स्टेटमेंट विल बी एज रिटन। यानी अगर इन दोनों को इस जगह से हटा दें, किसको जी, इनिशियलाइजेशन को और इंक्रीमेंट को, तो फिर लूप की हालत ये बनेगी। सेमीकोलन अपनी जगह मौजूद रहेंगे, सेमीकोलन उनको उठाने से सेमीकोलन जो खत्म नहीं होंगे। इस केस में आपको जो इनिशियलाइजेशन है वो फॉर से पहले करनी पड़ेगी, और जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो बॉडी के अंदर जैसे हमने वाइल में किया था उस तरह करनी पड़ेगी। मैं इसको भी सिंटैक्स को लिख के दिखाता हूं आपको कि फॉर को लिखने का दूसरा सिंटैक्स क्या है। एक तो आपने ये सिंटैक्स जो देखा, अब फॉर को लिखने का एक तरीका ये है कि आप पहले इनिशियलाइजेशन करें जैसे आपने वाइल में की थी, ठीक है जी। इनिशियलाइजेशन के बाद आप लिखेंगे फॉर, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद फॉर, फॉर के अंदर आप लिखेंगे एक सेमीकोलन, फिर अपनी कंडीशन लिखेंगे, फिर सेमीकोलन, और फिर जो ब्रैकेट को बंद करेंगे। फिर इसकी बॉडी आ जाएगी, बॉडी के अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे जितनी भी है, और आखिर में जैसे आपने वाइल में किया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किए थे, इसमें भी आप यहां पे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। तो ये है फॉर को लिखने का दूसरा तरीका। ज्यादातर हम फॉर को इसी शक्ल में देखेंगे बुक के अंदर, और भी कई जगह प्रोग्रामिंग में, लेकिन आप कहता है कि फॉर को यूं भी लिखा जा सकता है। अब इसी के जरिए मैं आपको वही प्रोग्राम इस हालत में जो करके दिखाता हूं जो अभी हमने किया। हम सी लैंग्वेज के अंदर दोबारा जो है वो उसमें वापस जो चलेंगे, अब यही प्रोग्राम मैं आपको फॉर के दूसरे तरीके से जो करके दिखाऊंगा। एक तो आपने ये तरीका देखा ना, मैं इसी को बजाय डिलीट करने के मैं इसको कमेंट बना दूंगा इधर, और इसके नीचे नए तरीके से आपको लिख के दिखाऊंगा जो अभी मैंने आपको बताया। इसको हम बनाते हैं कमेंट, और आपको पता है कि कमेंट बनाने का तरीका क्या होता है, इन निशानों के दरमियान अगर आप लिखेंगे तो वो कमेंट बनेंगे। अब समझ लें कि ये यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आपने उसी तरह करनी है, सॉरी डिक्लेरेशन तो जरूरी है, इनिशियलाइजेशन आप इसके नीचे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो करेंगे, आई की स्टार्टिंग वैल्यू आपसे बताएंगे कि ऊपर से नीचे आना है तो 10 कर देंगे, नीचे से ऊपर जाना तो पहली वैल्यू हम 1 कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर, फॉर में ये सेमीकोलन डालना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर हमने इनिशियलाइजेशन तो बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सेमीकोलन जो डालना जरूरी है, नहीं डालेंगे तो एरर आएगा। अब हमने कंडीशन क्या करनी है, हम कहते हैं जी आई जब तक छोटा रहता है या बराबर हो जाता है 10 के, ठीक है जी, तो आप क्या करो, उसके बाद ये सेमीकोलन और फिर ब्रैकेट में इंक्रीमेंट कहां होगी ये भी आपको बताता हूं। बॉडी में आ जाएगा, जो ही कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी में आके वो लिखेगा प्रिंट एफ डबल कोड के अंदर परसेंटेज डी, और इसकी वैल्यू वो कहां से उठाएगा, आई से, और यहां पे आके आप क्या करेंगे आई प्लस प्लस, जो कि पिछले, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट के बाद आपने ये लिखना होता है। पहले देखें हमने ये तीनों काम उन ब्रैकेट के अंदर किए हैं। अब हमने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे फॉर से पहले कर दिया है, और इंक्रीमेंट हमने बॉडी के अंदर आगे किया। रिजल्ट फिर भी वही आएगा जो कि पहले आया था 1 से लेकर 10 तक, ठीक है जी। फर्क सिर्फ ये है कि हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह जो है वो चेंज कर। अब आपको इसमें से आसान जो कौन सा लगता है, मुझे तो आसान ये तरीका लगता है जिसमें आप फॉर के अंदर ही तीनों चीजें जो आके लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन भी उधर ही करते हैं, कंडीशन भी उधर ही लिखते हैं, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है उधर ही करते हैं। स्टूडेंट, कल एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि क्या हम इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे देखें 1, 5, 10, 15 और 20 लिखना चाहता हूं, तो स्टार्टिंग 1 और इसमें जाना कहां है, 20 तक। कहां तक जाना है जी, 20 तक जाना है। और इंक्रीमेंट अब हम बजाय 1 की करने के 5 की इंक्रीमेंट करेंगे। तो 1 की इंक्रीमेंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है जी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1।
ठीक है जी। लेकिन अगर आपने 5 की इंक्रीमेंट करनी है तो आप इसी जगह 5 लिख देंगे। अब एक में 1 2 3 4 5, तो 4 की इंक्रीमेंट करें तो अगला डिजिट फिर जो क्या आता है 5 आता है। ठीक है जी। तो हम 4 की इंक्रीमेंट जो करते हैं तो कंट्रोल प्लस F9 पे देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो देखें 1 5 9 13, बल्कि हम इसको 5 की इंक्रीमेंट अगर जो करें इसको 0 से स्टार्ट करें। ठीक है जी, 0 से स्टार्ट करते हैं और हम इंक्रीमेंट करते हैं कितनी 5 की। तो इसको \n भी करते हैं ताकि थोड़ा सा वो मिक्स अप ना हो। तो ये देखिएगा 0 5 10 15 0 5 10 15 20, समझ आ गई चीज। तो वो जो कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि क्या इंक्रीमेंट हम सिर्फ एक ही करते हैं, नहीं, इंक्रीमेंट आप अपनी मर्जी से जितने की चाहें जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने 1 3 5 जो लिखना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने ताक अलाद लिखना है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे 2 की। कितने की इंक्रीमेंट करते हैं हम 2 की, तो 1 3 5 इस तरह के आएंगे। देखिएगा 1 3 5 7 19 तक। और अगर आपने जुफ्त तादाद करने हैं तो आप क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की इंक्रीमेंट अगर आप जो करें तो ये 2 4 6 8 10 20 तक आएंगे। समझ आ गई स्टूडेंट कि इंक्रीमेंट एक तो डिफॉल्ट है, यानी 1 की तो इंक्रीमेंट होती है डिक्रीमेंट, आप उसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी जो कर सकते हैं। ये आपने देखा कि दोनों तरीकों से फॉर लूप को कैसे लिखा जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इस तरीके को जिसमें उसकी ब्रैकेट्स के अंदर ही तीनों काम आके जो है वो किए जाते हैं। अगर आपने ऑप्शनल करना है तो फिर इन 2 कामों का ध्यान रखें। फिर फर्ज में ये काम हटा देता हूं तो देखते हैं, ये देखें उसने 4 एरर हम जो कर दिए एक जो काम हटाने की जो वजह से। समझ आ गई चीज। तो लिहाजा यहाँ पे ये इसका समझने के एक रूल है कि ये आपने बेशक इसके ऑप्शनल चीजें हटा दी हैं लेकिन आपने कामें लगाने हैं। तो फॉर लूप में 2 चीजें ऑप्शनल होती हैं, एक इनिशियलाइजेशन और एक इंक्रीमेंट। ऑप्शनल से मुराद कि आप इनको छोड़ नहीं सकते, सिर्फ इनकी जगह तब्दील कर सकते हैं, उस लिहाज से इनको ऑप्शनल जो है वो कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये आज हमने इसको प्रैक्टिकली भी जो देख लिया फॉर लूप को, कि फॉर लूप जो है वो किस तरह जो काम करता है। तो आखिरी में वो कह रहा है द लूप कंडीशन इज मैंडेटरी, यानी आपसे 2 तरह के सवाल किए जा सकते हैं इम्कानी नुक्ता से कि फॉर लूप की ऑप्शनल चीजें कौन कौन सी हैं। तो फॉर लूप की जो ऑप्शनल चीजें हैं एक इनिशियलाइजेशन और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब उसमें मैंडेटरी चीज कौन सी है, मैंडेटरी चीज है कंडीशन, यानी जो आपने लिखनी है, इसकी और कोई जगह नहीं है। दिस कैन नॉट बी ओमिटेड, यानी कंडीशन जो है वो नहीं छोड़ी जा सकती। इन दिस केस अगर आप इस तरह करते हैं, इन दिस केस वी मस्ट हैव टू, यानी यहां भी वो मस्ट कह रहा है, यानी उसको छोड़ नहीं सकते आप। किसको, इनिशियलाइजेशन को आप बिफोर द लूप करेंगे, कहां से, आउटसाइड द फॉर लूप स्टेटमेंट, यानी उससे पहले आप जो है वो इनिशियलाइजेशन करेंगे। एंड इट शुड बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहां भी वो शुड का लफ्ज, यानी किसी के ऊपर जोर देना कि ये काम आपने करना ही करना है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहां पे होगी, लूप की बॉडी के अंदर होगी। सो स्टूडेंट हमने कल और आज 2 स्टेटमेंट पढ़ी, एक वाइल स्टेटमेंट पढ़ी और एक फॉर स्टेटमेंट पढ़ी। ये दोनों क्या स्टेटमेंट है, ये क्यों इस्तेमाल होती हैं, सी के अंदर लूप स्ट्रक्चर को अप्लाई करने के लिए। किसको अप्लाई करने के लिए, लूप स्ट्रक्चर को। अब लूप के अंदर 3 चीजें होती हैं जी, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छी तरह जो है वो समझ आ गए होंगे। कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आखिरी टॉपिक है। हालांकि इसके बाद एक टॉपिक और भी आता है गो टू स्टेटमेंट, लेकिन वो जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर उसको नहीं डाला गया। तो होप सो आज का और कल का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसके बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी बेशुमार प्रोग्राम के अंदर आपको लूप्स का इस्तेमाल कंटिन्यूसली जो नजर आएगा, बार बार इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर वो प्रोग्राम भी आपके लिए सीखना जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको नहीं समझ आई, तो वो आप क्वेश्चन जो रेज कर सकते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर भी, और जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे भी आप अपना क्वेश्चन रेज करके उसका आंसर जो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।